नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है। सीएम ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने पर मुहर लगा दी है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स का दिल जीतने की कोशिश अखिलेश यादव ने की है। खुद सीएम ने भी दावा किया कि आने वाले समय में ये कर्मचारी ही बहुमत की सरकार बनाएंगे। इस बयान से साफ हो गया कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने बड़ा दांव चला है, क्योंकि मिडिल क्लास अगर सपा के साथ खड़ा हो गया तो अखिलेश 2017 के अग्निपथ को आसानी से पार कर सकते हैं। यह और बात है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर 30,000 करोड़, जी हां 30,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने का अनुमान है। अब अखिलेश के सामने यह चुनौती है कि वो इस बोझ को संभालने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि पहले से ही राज्य का राजकोषीय घाटा तकरीबन 49,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। यूपी कैबिनेट के इस कदम से राज्य के 21 लाख कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। एन चुनाव से पहले सीएम अखिलेश यादव के इस कदम का मास्टर स्ट्रोक इसे बताया जा रहा है। सियासी हलकों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि सीएम का यह कदम वोटरों को लुभाने को लेकर रामबाण तरीका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले सीएम अखिलेश यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा है। अखिलेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लगा दी है। अखिलेश यादव ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को निराश नहीं किया। दरअसल राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किसी भी वक्त आचार संहिता लागू हो सकती है। इसी को भांपते हुए अखिलेश सरकार ने 7वें वेतन आयोग सहित कई बड़े फैसले लिए हैं। देखा जाए तो कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों की तादाद यूपी में तकरीबन 22 लाख है। अगर उनके परिवार के सदस्यों को भी जोड़ लिया जाए तो उनकी तादाद चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा कर सकती है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने महज 6 महीने के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया है, जबकि 6ठे वेतन आयोग को लागू करने में यूपी सरकार को 3 साल की देरी हुई थी। अखिलेश सरकार ने 7वां वेतन 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया है। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में फायदा होगा। वेतन समिति का फैसला लिया है कैबिनेट में, लाखों लाख लोगों को, कर्मचारियों को फायदा होने जा रहा है। आने वाले महीनों में उन्हें फायदा पहुंचेगा। कई हजार करोड़ जो बाहर आएगा आने वाले समय में, जो 2 महीने मिलेंगे हमारी सरकार को, उसमें तो देंगे ही देंगे। आने वाले समय में यही तमाम लोग जिनको सरकार ने लाभ पहुंचाया है, वो बहुमत की सरकार समाजवादियों की बनाएंगी, जिससे निरंतर इसी तरह का लाभ जनता को, कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे। 7वें वेतन आयोग के उत्तर प्रदेश में लागू होने का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए अखिलेश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। इस फैसले के लागू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 20% का इजाफा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों को मिले इस तोहफे के बाद अखिलेश की लोकप्रियता और भी बढ़ सकती है। साथ ही मध्यम वर्ग का साथ भी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कदम समाजवादी पार्टी के लिए रामबाण साबित होगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। वहीं इस फैसले के बाद लगभग 30,000 करोड़ रुपए के बोझ पड़ने का अनुमान है, जबकि पहले से ही उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा तकरीबन 49,960 करोड़ रुपए का है। ऐसे में अखिलेश सरकार के इस कदम से सूबे की माली हालत और भी बिगड़ सकती है। एक्सपर्ट भी इस पर बटे हुए हैं। कईयों का मानना है कि इस फैसले से सूबे की माली हालत खस्ता हो सकती है, जबकि कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे बाजार में मांग और उत्पादन का चक्र तेज होगा।
अखिलेश सरकार ने भले ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू कर लाखों कर्मचारियों का दिल जीत लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के खजाने पर इससे बेहिसाब बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि सरकारी खजाने का घाटा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। वित्त वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा तकरीबन 31,559 करोड़ रुपए के साथ स्टेट जीडीपी का 2.96% था, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश का घाटा बढ़ गया। वित्त वर्ष 2016-17 में तकरीबन 49,960 करोड़ रुपए का राजकीय घाटा अनुमानित है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.04% है। वहीं 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में सालाना 30,000 करोड़ रुपए का भार पड़ने का अनुमान है। कुछ एक्सपर्ट की माने तो इससे राज्य सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा और राज्य सरकार को इनकम के लिए नए जरिए तलाशने होंगे, जो कि मुश्किल है, क्योंकि चुनाव से पहले अखिलेश सरकार जनता पर कोई नया टैक्स लगाने का जोखिम नहीं ले सकती। वहीं कुछ एक्सपर्ट की माने तो इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के हाथों में ज्यादा पैसे आएंगे और उनकी खरीद की ताकत भी बढ़ेगी। इससे बाजार में तेजी का रुख बनेगा। कुल मिलाकर कहें तो अखिलेश सरकार के इस फैसले से खजाने पर बोझ तो बढ़ेगा, लेकिन लाखों कर्मचारियों की माली हालत सुधरने से इकोनॉमी के सुधरने की उम्मीद भी बढ़ गई है। साथ ही चुनाव में भी अखिलेश को लोगों का समर्थन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओके इंडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अजीत कटारिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ बीजेपी नेता मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता चंद्रशेखर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। साथ ही साथ कांग्रेस नेता अनुज अत्रे जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत कटारिया जी आपसे जानना चाहते हैं, इसे कैसे देखते हैं, क्या कुछ शब्द होंगे इसके लिए? राहुल जी, देखिए, ये सच में ही मुख्यमंत्री अखिलेश जी का मास्टर स्ट्रोक जी, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और हर पार्टी जी चुनावी दौर में नए वायदे करते हैं और जो पीछे वायदे किए होते हैं वो निभाने का समय आता है चुनाव के वक्त। और मैं तो ये समझूंगा कि कोई गलत नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन अगर बढ़ेगा तो ये सच बात है कि जीडीपी पे या किसी बाजार में कोई मंदी आने का कोई खतरा नहीं है। इससे कुछ ना कुछ सच्चाई है ये कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा होगा कि जिससे जीडीपी भी बढ़ेगी जी। और मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट होगा उससे क्या होगा, हर गरीब तबका हो या चाहे मिडिल क्लास हो, उनका उत्थान भी होगा। इसमें ये नहीं है, क्योंकि पैसा जब सरकार से बाहर आएगा, कर्मचारियों के पास जाएगा, तो वो बाजार में जाएगा पैसा, कर्मचारी कोई अपने घर पे नहीं रखेगा। तो ये मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। कम से कम चुनाव के समय में ही सही किसी ना किसी का इस बहाने, चुनाव के बहाने भला हुआ है। और ये अखिलेश जी का एक अच्छा कदम मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक ही साल में 2 वेतन आयोग जो है, मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा शायद हुआ है किसी प्रदेश में कि एक साल में 2 वेतन आयोगों की उन्होंने सिफारिश की है और 1 जनवरी से वो लागू करेंगे। ये अच्छा कदम है उनका। राजकोषीय घाटा को लेकर क्या कहें? राजकोषीय घाटा जरूर ये है कि 49,000 करोड़ तकरीबन है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इसमें 28 से 30,000 करोड़ का जो घाटा आएगा वो सरकार, देखो सरकार का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं उस घाटे को कहीं मान लीजिए कोई 1% या 2% वैट बढ़ा देंगे या पेट्रोल पे जो है कोई प्राइस 1-2 रुपया कम ज्यादा कर देंगे, तो ये राजकोषीय घाटा जो है वो कहीं ना कहीं से पूरा हो जाएगा। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत बड़ा प्रदेश है, उसमें एक सवाल, खनिज पदार्थ हैं। जी, सवाल यहाँ ये भी है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में, मानने में 3 साल लग गए। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश 6 महीने की। 6 महीने। मैंने आपको यही कहा कि ये चुनावी दौर है, इसमें जो वायदे किए हुए थे वो निभाने का समय है, क्योंकि मतदाताओं को लुभाने का यही तो समय है। ये 22 लाख कर्मचारियों को फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये अपनी सरकार बनाने के लिए फायदा पहुंचा रहा है। 88 लाख। राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये, क्योंकि देखो 22 लाख का मतलब है 1 करोड़ लोग जी। आप ये मानिए कि 22 लाख अगर कर्मचारियों को फायदा होता है तो उनके हर परिवार में किसी में 5, किसी में 4, किसी में 6, एवरेज 5 की मानो आप जी, तो ये तकरीबन 1 करोड़ लोगों से ऊपर फायदा होगा। और उन 1 करोड़ लोगों से ये बात बिल्कुल सच है कि वो निर्णायक भूमिका चुनाव में निभा सकते हैं। और अखिलेश ने ये निश्चित तौर पर सोचा होगा
कि अगर मैं ये कदम उठाऊंगा तो इसका मुझे चुनाव में लाभ मिलेगा, और वो निश्चित तौर पर मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि कर्मचारी जो हैं वो सरकार बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर कर्मचारी किसी भी प्रदेश के सरकार के खिलाफ हैं तो वो दोबारा रिपीट सरकार, मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में देखा नहीं है कि उस सरकार ने रिपीट किया हो। कर्मचारी अगर विरोध में है और कर्मचारी अगर हक में है सरकार के, तो रिपीट सरकार दोबारा करने के 50 से 70% चांस उनके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इन्होंने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है और इनका चुनाव में इनको लाभ होगा। ठीक है, राजकोष ये घाटा होगा, वो अगर मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने तो ये व्यवस्था अपने आप करेंगे, ये इनका काम है देखना। और अगर आगे कोई दूसरी सरकार बनी तो वो उनके लिए राजकोषीय घाटा, हालांकि अगर 2015-16 की बात करें तो तकरीबन 31,000 करोड़ था, तो अब 50,000 बढ़ जाएगा, वही 50,000 और 50,000 से भी कुछ ना कुछ ज्यादा ही जाएगा ये, अगर अनुमान लगाया जाए, क्योंकि 15 से नहीं तो सवाल ये भी उठता है कि 15-16 का तो पूरा हो ही नहीं पाया, आप 16-17 को लेकर ये यूपी की जनता तैयार की उससे कुछ ना कुछ टैक्स देखिए अपने जेब से चुकाने, कुछ ना कुछ तो देखिए कर्मचारियों के लिए सरकार की रणनीति को लेकर कुछ ना कुछ तो देखो सरकार को कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना बिना एडजस्ट किए या बिना सरकार कहीं व्यवस्था बनाए ये 30,000 करोड़ ये तो है नहीं कि बच्चों का खेल है और कहीं से भी आ जाएगा, तो ये व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। लेकिन ये मुख्यमंत्री और एक अच्छी जो चुनी हुई जो सरकार अगली होगी उसका काम है कि एक व्यवस्था करे ताकि ज्यादा वजन भी ना पड़े जनता पे और कर्मचारियों को उनका वेतन। टाइमिंग को लेकर होती है, मान लीजिए अगली सरकार बदल जाए तो कुछ चीजें फैसले लिए जाए या देरी हो, जो वेतन आने चाहिए, जो पेंशन आना चाहिए पेंशनर्स के खाते में, उसमें देरी हो, तो यही चीजें विरोध का कारण भी बनती है। सरकार ने फैसला ले लिया लेकिन इस सरकार देखिए सरकार काम नहीं कर रही। राहुल जी, सरकार ने फैसला लिया है, अगर 1 तारीख से इन्होंने लागू कर दिया तो मुख्यमंत्री जी के पास हर चुनावी भाषण में ये कहने का एक उनको भाषण मिल जाएगा कि मैंने अपना वायदा 5 साल पूरे होने से पहले निभा दिया। और एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि ये 1 साल में 2 बार ऐसा पहले प्रदेश में हुआ है। पहला छठा वेतन आयोग की सिफारिश की वो लागू कर दी, वो 3 साल लगे उसमें, इसमें 6 महीने बाद ही कर दिया, तो ये निश्चित तौर पे चुनावी। चंद्रशेखर जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर जी, टाइमिंग को लेकर सवाल है, सवाल इस बात को लेकर है कि राजकोषीय जो घाटा है उससे कैसे उबर पाएंगे। केंद्र से मदद हमेशा मांगी जाती है, केंद्र का कहना है कि हम मदद देते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें मदद नहीं मिली है। सवाल इस बात का कि चुनाव से आने पहले ये मास्टर स्ट्रोक क्या प्रदेश की जनता पर भार डालने के लिए ये कदम है या कुछ को खुश करने के लिए, कुछ को दुखी करने का ये कदम है? नहीं, ना ही ये खुश करने के लिए है, ना ही ये प्रदेश की जनता के ऊपर कोई लोड डालने के लिए है। मैं स्पष्ट कर दूं कि ये तो आपने अभी कहा कि चुनाव का साल है। मैं 2012 में जब हमारी चुनाव के तुरंत बाद जब हमने लैपटॉप वितरण, जो इससे बड़ा बजट था, काफी बड़ा बजट था, जब लैपटॉप वितरण करना चाहा तो सबको लगा कि भाई ये तो बिल्कुल असंभव है, हो ही नहीं सकता है, देश का घाटा बढ़ जाएगा, पूरी बर्बादी आ जाएगी, पूरा प्रदेश चला जाएगा। लेकिन हुआ ये कि बहुत सॉफ्टली हमने खूब लैपटॉप बांटा। जब हमने कहा कि स्वास्थ्य पे हम बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लेंगे, बिल्कुल स्वास्थ्य की ऑलमोस्ट फ्री की पोजीशन में हम खड़ा कर देंगे, तो भी सबको लगा ये तो संभव नहीं है, और वो भी हुआ। कोई घाटा नहीं बढ़ा। चीजें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, उसके पास अपना फंड है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने दूरदर्शी और बुद्धिजीवी हैं कि वो बिल्कुल उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। उनको कहां से पैसा आना हो, मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि 15-16 का अगर देखे, वित्त वर्ष 15-16 का देखे तो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा तकरीबन 31,500 करोड़ है। अब ऐसे में ये शामिल हो जाएगा तो 50,000 करोड़ के पार जा रहा है। जब आप 15-16 को नहीं समेट पाए तो 16-17 को लेकर सवाल उठाना लाजमी है। आप उस राजकोषीय घाटा को पूरा तो कर ही नहीं पा रहे हैं, ऊपर से आप सौगात दे रहे हैं, वेतन आयोग की सिफारिशों को आप लागू कर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए चंद्रशेखर जी, सवाल सुन लीजिए। छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में 3 साल लगा देते हैं, लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले 6 महीने के भीतर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें राज्य सरकार मान लेती है। सवाल तो उठाना लाजमी है।
नहीं, देखिए ये इसको आप मान भी नहीं सकते तरीके से ना देखें। हम क्यों लोग ना हमारे देखें? लिए जनता का जो सुख है, जी। जनता का जो जरूरत है वो प्राथमिकता कहां से पूरा करेंगे? जनता की राजकोषीय मांग घाटा है। कहां से आप पूरा क्या होगा? सरकार के लोगों राजकोषीय की घाटा आदत कहां है। से पूरा होगा? टैक्स लगाएंगे, आप अनुपूरक वो बजट हमारा टैक्स आने आम जनमानस ही आम जनमानस की बिल्कुल जेब टैक्स से ही लगा- जाने वाला है, कोई नया टैक्स की आम जरूरत जनता नहीं ही है। देगी। महज 22 लाख कोई कर्मचारियों को टैक्स की जरूरत नहीं लेकर है। जो ये घाटा होगा वो आम जनमानस ही देगी अपने जेब से। क्या इसे लेकर सोचा आप लोगों ने? नहीं, आम जनमानस को देने की जरूरत नहीं। हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको रिम्बर्स करेगा। जी जी मनोज तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं आप? जी राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में 3 साल, जी राहुल, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में 6 महीने, वो भी चुनाव से ऐन वक्त पहले। राहुल जी, जी मैं सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के इस 7वें वेतन को ये समझ रहा हूं कि जनता को सीधे सीधे छला जा रहा है। जी जी सीधे तरीके से जनता को छल के अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाह रहे हैं। जी चलिए, अनुज आत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे जी, जो हमारे अभी अनुज आत्रे जी आ रहे हैं, चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, थोड़ा खुलकर बोलिए। मनोज तिवारी जी, महज 2 शब्दों में सवाल का जवाब देना ही उचित नहीं होगा। जी जी जी, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो उसके तथ्यों को भी बताइए, उसके पीछे क्या वजह है वो भी बताइए। अनुज आत्रे जी, क्या कुछ कहेंगे? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 6 महीने में, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 3 महीने में, राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, आम जनमानस की जेब पर नजर सरकार की। देखिए, इस सरकार को, ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसको सरकारी खजाने से, प्रदेश के विकास से, ये सब इन बातों से थोड़ा सा ये परे हट चुकी हैं। केवल इनको चुनाव दिख रहा है और चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घोषणा की गई है कि प्रदेश की जो है ये लगभग 22-23 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं, इनको एक झुंझुना दिया गया है, जो कि उचित नहीं है इस समय करना। और मालूम नहीं कि किस प्रकार से इसकी भरपाई होगी और कैसे लोगों को मिलेगा। अभी तो ये तनख्वाहें नहीं टाइम पर दे पाते हैं, और जो है अभी अपनी कार्य प्रणाली को और जो आपसी कलह है इनके इसमें पार्टी में और सरकार में, उसको छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का ये कदम उठाया गया है। सरकार को चाहिए अपनी, अगर ये कोई इनकी उपलब्धि है जो इन्होंने काम किए इन 5 सालों में, उसके ऊपर रोशनी डालनी चाहिए थी, उसको गिनाना चाहिए था। परंतु क्योंकि इनके पास गिने चुने 2-4 काम के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि के नाम पर आपसी इनका सर फुटबल है और इनका भ्रष्टाचार है। और प्रदेश की जनता के साथ जो इन्होंने जिस प्रकार से विकास के मॉडल की बात करी थी, उसमें कहीं ये खरे नहीं उतरे, केवल झूठे वायदे किए। और अभी पहले इन्होंने ऐसे लैपटॉप दे दिए जी की जिनमें जो है गांव में बत्ती तो दे नहीं पाई। लैपटॉप को क्या हाल हुआ है हमारे प्रदेश के युवा जानते हैं। इसी प्रकार से अब इन्होंने स्मार्टफोन की वो दे दी है, तो आप इसे झुंझुना कह रहे हैं? ये 7वां वेतन आयोग सिफारिशें जो लागू की गई है, आप इसे झुंझुना कह रहे हैं? ये बिल्कुल झुंझुना है। जैसे देखिए, चुनाव अभी किसी भी समय चंद्रशेखर जी झुंझुना थमा रहे हैं, भरपाई कैसे होगी उसको लेकर बातचीत नहीं हो रही है। अजीत जी आते हैं आपके पास। हमारे जो भाई अनुज जी हैं वो भी जानते हैं कि ये झुंझुना नहीं, ये बहुत बड़ा घंटा है। और ये घंटा मतलब एक बजने वाली चीज है और एक ऐसी ठोस चीज हो चुकी है कि ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों की तादाद में पिछले 4-4.5 वर्षों से आप ये महसूस करेंगे कि ऐतिहासिक रूप से हम जनता को देते जा रही है। तो बहुत छोटा सा मैं आपको बता दूं कि बहुत छोटा हमारे जो कार्यकाल में हमने जो जनता के लिए किया, जो हमने उसको, आप ये समझ लें कि आज की पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी एप्लीकेशन कॉमन से कॉमन मैन जिसने 5,000 रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए तक की बीमारी अगर हुई है और अगर वो उच्च आय वर्ग का बस नहीं है तो उसको 100%, 99.9 पूरे के पूरे 100% उसको मुफ्त में इलाज दिया गया। पूरे प्रदेश में कहीं भी शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे पैसा नहीं खर्च करने दिया गया। पूरे जितने भी CMS, जयपुरिया जो बिल्कुल टॉप हायर क्लास के स्कूल थे, उन स्कूलों के जो उनमें मजबूर हम लोगों ने कर दिया, जो यूपीए की पॉलिसी के तहत डिसाइड हुआ था, लेकिन हमने पहला राज्य है जो अनुपालन करा दिया और सारे गरीब बच्चों को अमीरों के साथ
बैठा के सही कहा, उनके सही कहा। भाई बड़े सरकार स्कूलों ने की कर बात दिया। करते हैं, लेकिन आप प्राइमरी एक स्कूलों की बात नहीं करते। एम्बुलेंस हमने पूरे उस प्राइमरी स्कूलों को लेकर, उस प्राइमरी स्कूल को लेकर हाईकोर्ट लखनऊ, तो लोगों ने कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी भी कर दी कि कर्मचारी अपने बच्चों को इन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं। आप इन उपलब्धियों को ना गिनाइए, आप इन उपलब्धियों को ना गिनाइए, कितनी सच्चाई सब जानते हैं। अजीत कटारिया जी, सवाल इस बात का है कि महज वोट के लालच को लेकर हम ये कदम उठाए, कहां तक जायज है? जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा हम पूरा कर लेंगे, लेकिन दूसरी ओर अभी केंद्र सरकार के ओर मुंह ताकना पड़ेगा कि कुछ पैसे मिल जाते तो हम अपने राजकोषीय घाटा को भी पूरा करते। हर बार ये होता है। राहुल जी देखिए, ये जो मास्टर स्ट्रोक आप कह रहे हो ना, ये मास्टर स्ट्रोक यही तो है कि ये अब अखिलेश जी का अगले आने वाले 2 या 3 दिन में यही बयान आएगा कि हमने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। अब केंद्र हमारे को 27,000 या 30,000 करोड़ जो भी हमारा घाटा है उसका पूरा करने के लिए हमें फंड दे जी। और केंद्र सरकार इस वक्त कोई भी फंड देने की स्थिति में नहीं है जी। तो यही तो बात आएगी वहां पर चुनाव में। मैंने बताया था आपको कि चुनाव में भाषण देने के लिए अखिलेश जी के पास बहुत बड़ा मुद्दा है ये कि हमने वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की, लेकिन केंद्र सरकार से हमें कोई मदद नहीं मिली। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं करी। मुख्यमंत्री अखिलेश जी के लिए ये भाषण एक बहुत अच्छा तैयार होगा। और इसलिए रही बात घाटे की, घाटा कभी पूरा नहीं होगा, ये निश्चित है। और ये भी सच है कि ये चुनावी वायदा है, वो चुनावी घोषणा है, इसमें कोई नहीं, क्योंकि चुनाव अगले 2 महीने में, आने वाले 2, 4, 5, 10 दिन में कभी भी घोषणा हो सकती है चुनाव की, और फरवरी या मार्च में चुनाव वहां होंगे जी। और इसमें हमें संदेह करने की कोई वो नहीं है वजह कि भाई ये चुनाव वायदा है, चुनाव का किया हुआ, चुनाव के में वोट लेने के लिए ये घोषणा की गई है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे। लेकिन चुनाव में अगर आप जाओगे तो कोई ना कोई मुद्दा लेके जाओगे और हर पार्टी जो है वोटरों को लुभाने के लिए कोई वायदे करते हैं, कोई चुनाव से पहले अपने वायदे कुछ पूरे करते हैं। ये तो हर पार्टी करती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी पार्टी की भी सरकार रही हो। चुनाव से पहले राहुल जी मैं पूरा कर दूं, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले या 2 महीने 5 महीने पहले कोई प्रदेश की सरकार ऐसी नहीं है जो इस तरह के लुभावने घोषणा ना करती हो। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है, चाहे वो यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी जी के पार्टी के लोग हों या कांग्रेस के। चुनाव से पहले पैकेज देखो, मोदी जी वहाँ 1 लाख का पैकेज दे के आए थे। आज तक 3 साल 2 साल होने को है वहाँ चुनाव, 1.5 साल, आज तक मोदी जी दोबारा वहां जाकर के मुड़कर नहीं देखा उन्होंने, आज तक बिहार गए ही नहीं है, बताइए आप। तो ये घोषणाएं होती हैं और ये आगे भी होती रहेंगी, क्योंकि पार्टियों का काम है राजनीति करना और चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के बाद वे क्या निर्णय लेते हैं, वेतन आयोग को किस तरह से लागू करते हैं, ये राज्य सरकार के विवेक पे निर्भर है, मंशा पर है। हाँ, मंशा पर सवाल नहीं उठ रहा, लेकिन जो चीजें भरपाई करनी है, भरपाई नहीं हो पाएगी राहुल जी, बिल्कुल नहीं हो पाएगी, ये बिल्कुल निश्चित है। जो पारदर्शिता बरतनी चाहिए वो होती है। चंद्रशेखर जी आते हैं। मनोज तिवारी जी, सवाल इस बात का है, मैदान तो बाहर ले गए अखिलेश यादव, अब आप लोग क्या करेंगे? आवाज आ रही है मनोज जी? मनोज जी सुन पा रहे हैं आप? मैदान मार ले गए अखिलेश यादव। ये 22 लाख कर्मचारी नहीं, आंकड़ा जिस तरीके से अजीत कटारिया जी ने बोला कि ये तो 1 करोड़ तक पहुंच गया, यानी कितने वोटर पक्के समाजवादी पार्टी को लेकर। अभी देख, जितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी 7वें वेतन में बढ़ा रहे हैं जी, ये आप भी कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी ना माने इस बात को, ये केवल चुनावी मुद्दा है, केवल चुनावी मुद्दा है। अभी जैसे कि आपने देखा मेट्रो का लखनऊ में इतनी हड़बड़ाहट में उन्होंने उद्घाटन कर दिया, बल्कि पूरी जनता त्राही त्राही मचा रही है। उद्घाटन का मतलब जब जनता का प्रवेश हो जाए जी, उस पे आपने कर दिया। जो भी पुल अभी बन के कंप्लीट नहीं हुए उसका आपने उद्घाटन कर दिया, मात्र इसलिए कि किसी तरह पब्लिक को चला जाए, समाज को, वोट बैंक को। आज के ही न्यूज पे कल इन्होंने बोला माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जनता सब जानती है, जनता सब जानती है, वोट सही समझ के देगी। अरे आप जो कर रहे हैं वो क्या जनता को दिख नहीं रहा है? जी, आपने उद्घाटन कर दिया, जो रोडें बनी नहीं उसका आपने उद्घाटन कर दिया। जैसे अभी चंद्रशेखर जी ने कहा स्वास्थ्य के विषय में,
आप किसी मनोज तिवारी जी, सीएम का ये फैसला अच्छा लग रहा है आपको? पॉइंट का जवाब देना चाहूंगा, फिर आपसे नहीं आते हैं चंद्रशेखर जी, आते हैं, आप जवाब दीजिएगा। चंद्रशेखर जी आप जवाब दीजिएगा, समझ सकते हैं, बात लग गई होगी उनकी, बात लग गई होगी। मनोज तिवारी जी, आप मानते हैं ना फैसला अच्छा है सीएम का? सीएम ने जो फैसला लिया वो अच्छा है। जवाब दे दूंगा वरना बात लंबी हो जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी। चंद्रशेखर जी 1 मिनट सुन लीजिए। राहुल जी, अच्छा फैसला लिया ना सीएम ने? किस विषय का? ये जो 7वां वेतन लागू किया। और कौन सा, और किस मुद्दे पर बैठे हैं बात करने के लिए? और कौन सा फैसला लिया सीएम? 7वें वेतन को जो राज्य कर्मचारियों को इन्होंने लुभाने, 7वें वेतन में जो राज्य कर्मचारियों को लुभाने के लिए बैठे हैं, तो आम जनमानस के लिए क्या कर रहे हैं? आम जनमानस के लिए भी तो देखें कि है ना लैपटॉप, कन्या विद्याधन, ग्रामीण आवास योजना, कई योजनाएं हैं। लैपटॉप बांट के आप क्या कर रहे हैं? और महिलाओं को पैसे दे ही रहे हैं। आप सरकारी कोर्स को बर्बाद कर रहे हैं अपने तरीके से। ये तो आप कह रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी के नेता कहाँ मानेंगे? हॉस्पिटल में जैसे खुलवा तो रहे मेडिकल कॉलेज को, कई मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए, नींव रख दी गई है जी। कई मेडिकल कॉलेज तो खुलवा दिए गए, नींव रख दी गई है। वो बिल्डिंग बने कब बने कोई नहीं जानता। काम तो कर रही है ना समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं तो काम कर रही है। मेडिकल कॉलेज में जो नींव रखी गई है, तो उससे क्या लाभ मिल रहा है अभी समाज को? क्या वो इलेक्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा? चंद्रशेखर जी, आज भी जिले के हॉस्पिटल देख लीजिए, किसी प्रकार की जांच नहीं हो पा रही है। मैं आपके शुरू से जहां से आपने तिवारी जी ने हमारे कहा था, मैं वहीं शुरू करता हूं। पहला उनका सवाल ये था कि ये चुनावी है। मैं पहली बात तो क्लियर कर दूं कि आपके इस सम्मानित चैनल पे आप ये घोषणा कर दें कि ये हमारा गलत कदम है और हमको 7वां वेतन आयोग देना ही नहीं चाहिए था। मैंने कहां से कर पाएंगे? मास्टर स्ट्रोक सीएम ने तो खेल दिया है, मैदान तो मार दिया है। पूरा मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आप मुझे अगर बोलने देंगे तभी मैं बता पाऊंगा कि आपने जो कहा कि कहां से कर देंगे, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं। इससे कई बड़े बड़े बजट यूं हल्के में निपटते हैं। देखिए, यूपी अपने आप में एक राष्ट्र के बराबर का प्रदेश है, कोई वो छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे लिए ये रकम कुछ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि 7वां वेतन आयोग देना ही देना था। सिर्फ ये है कि या तो हम भाजपा और कांग्रेस जैसा लाठियां बरसा के, गोलियां चलवा के, प्रदेश भर में आंदोलन करके 10-20 लोगों के जान जाने के बाद दे, या हमने उनको बुलाया और प्यार से बैठा के उनके मांग पे तुरंत दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी की नीयत समझ ले कि यदि हमारे जनता को लड़के, यही नीयत छठे वेतन आयोग में 3 साल के लिए दिख गया और यही नीयत 6 महीने के भीतर ही दिख गया। आंदोलन नहीं करने देंगे हम, उसके ये नीयत है, टाइमिंग को लेकर ये नीयत है। हम पूरे प्रदेश नीयत पर भी सवाल है, जो भी चंद्रशेखर जी वो समय के साथ देंगे। पर क्षमा चाहते हो राहुल जी, एक आपकी 2 पॉइंट रह गई है, मैं पूरा कर दूं। राहुल जी 2 पॉइंट नहीं, आप 2 पॉइंट पूरा कर दीजिए तो फिर ब्रेक पर जाए। जवाब दे दूं वो बिल्कुल वो 2 पॉइंट में यह है कि आपने कहा कि ये मेट्रो पे और हमारे एक्सप्रेस वे पे बोला। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि मेट्रो हमारी कंप्लीट है, एक पैसे का काम नहीं बाकी है। एक्सप्रेस हाईवे रेडी है, इस स्तर पे रेडी है, उस पर फाइटर प्लेन उतरती हैं, लगातार उतर रही हैं, लेकिन 6-7 उसी दिन लैंडिंग हुई। लेकिन हम इनके माननीय मोदी जी जैसा हमारे भी प्रधानमंत्री है, उनके जैसा नहीं चाहते हैं। हम उस पे जनता को तभी उस पे उतरने जाने देंगे जब NHAI के सारे नॉर्म्स, यानी कि हर 200 मीटर पे बैरिकेड बना रहेगा, रोलिंग होगी, एवरीथिंग, सारे निशान, सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी। अब मेट्रो पे हम 100 बार चल के देख लेंगे, हम ये ठोस हो जाएंगे कि अब ये जीरो ईरर है, कोई दोष नहीं है। पब्लिक चाहे जैसे चले, उसके ऊपर खरोच भी नहीं आएगी। तभी जाकर के हम पब्लिक को बैठने देंगे। हम इनके माननीय मोदी जी जैसा लाल कपड़ा देख करके पत्थर के ऊपर सर नहीं मारना चाहते हैं। हम ये जरूर, मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि हालात आपके माननीय
माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हालात ऐसी पैदा कर दिया है कि आपके चुनाव में सामने तो सवाल वही है कि आपने तो 7वां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं आपकी सरकार ने वो तो मान ली है, लेकिन नोटबंदी के बाद वो पैसे कैसे निकालेंगे? जो 15 से 20% इजाफा होगा, हालांकि पहले जो पैसे थे वही नहीं निकाल पा रहे थे, खाते में दे देंगे, हमारे पैसा आप लोगों ने दे दिया। निकलवाना इनका काम है, बैंक इनके पास है, वो निकलवा नहीं निकल पाएगा, वो निकलवा के दिखाएं। सब लॉलीपॉप थमा रहे हैं, वोटरों को सब लॉलीपॉप थमा रहे हैं। चर्चा जारी, लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है। अनुज अत्रे जी, सवाल वही बार बार घूम फिर के आ रहा है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में ये 3 साल लगा देते हैं, चुनाव नजदीक है, विधानसभा का 7वां वेतन आयोग 6 महीने के भीतर ही लागू कर देते हैं। ठीक है, कर्मचारियों को लेकर हो सकता है कुछ ना बोले आप लोग की भी मंशा या जिसे कहे कि मजबूरी है कि कर्मचारियों को लेकर खुल के नहीं बोल सकते, लेकिन ये है कि बाजी मार ले गए अखिलेश यादव। नोटबंदी पर भारी है ये, जहां चिल्लाते थे कि गरीबों के लिए हम कुछ कर रहे हैं बीजेपी वाले, या आप लोग कह रहे हैं कि ये गरीबों के खिलाफ है, उस पर अखिलेश भारी पड़ गए। देखिए, ये 27 साल से इन्होंने तीनों दलों ने, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब से कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार से, सत्ता से, तब से इन्होंने उत्तर प्रदेश का बेहाल कर दिया है। और ले दे करके इनके मन में यही रहता है जिस किसी भी प्रकार से इस प्रदेश को लूटो, और जो हमारा देश का एक उत्तम प्रदेश और जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदेश होता था, जिसके एक आदर्श प्रदेश होता था, जहाँ की जनता हमारी आदर्श जनता है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, उत्तर प्रदेश की जनता और वहाँ के लोगों का जो है अपना वर्चस्व था, आज उसको सबसे इन्होंने पिछड़े प्रदेश के रूप में लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जिन लोगों को ये वेतन आयोग देने का एक झुंझुना, इन्होंने जो लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, ये वो भूल रहे हैं कि वो एक प्रबुद्ध वर्ग है, वो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, वो एक अंगूठा छाप या अनपढ़ वर्ग नहीं है। वो सब जानते हैं कि आखिर में अभी अचानक क्यों चुनाव से जो है, अभी चुनाव जो है 15 दिन बाद या महीने के अंदर अंदर ही किसी भी समय जो है चुनाव मतलब नहीं है कि फैसला कब लिया गया कब नहीं लिया गया, बस उन्हें ये इससे ये मतलब है कि उनके अकाउंट में पैसा अब ज्यादा आएगा। बिल्कुल, मैं वही अपनी बात करने जा रहा था। उनको सब मालूम है, वो सब समझ रहे हैं, यहाँ तक कि जो हमारी प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार। सवाल इस बात का है, अगर टाइमिंग को लेकर चुनाव से पहले भी करते हैं तो फिर सवाल क्यों उठ रहा है? ये तो 22 लाख कर्मचारियों के हित को लेकर लिया गया अपनी एक नाकामी को छुपाने का, जो इन्होंने पूरे 5 वर्षों में जो प्रदेश की सरकार ने एक इतनी जबरदस्त नाकामी की है, जो उन्होंने अपराध के रूप में जो एक अपना जो है उत्तर प्रदेश में निरंकुश सरकार रही है, अपराध पे कामयाब कंट्रोल नहीं कर पाए, चाहे 5 वर्षों में जो है लगभग 500 से ऊपर। चलिए, जो आपने सवाल उठाए हैं उसका जवाब ले लेते हैं। चंद्रशेखर जी, नाकामी छिपाने के लिए ये फैसला लिया गया है। राहुल जी, मुझे तो अनुज अत्रे जी के जो भाई अनुज भाई, उनकी बातों पे हंसी आ रही थी। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि सूप बोले तो बोले चालन का बोले, जिनके 36 में क्षमा मांगते हुए कोट करना पड़ रहा मुझे। आप कांग्रेस के बारे में समझने कि उनको तो ये शब्द बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि वो उन्हें मालूम है कि जनता का मूड, जनता क्या जानती है। अगर वो थोड़ा भी कुछ समझ पाते तो आज इस हाल में ना होते। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो रियल में कांग्रेस को जनता क्या जानती है, कांग्रेस हमारी बुराई कर रहे हो, लेकिन वो जनता के बीच में जब जाते होंगे तो जनता उनका दिखा देगी। कहता होगा झूठे वायदे करने से और झूठे आश्वासन देने से प्रदेश की जनता वो आपकी बातों में नहीं आने वाली है। अनुज जी, सुन लीजिए, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब दे रहे हैं। कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया, कोई ऐसा सरकार नहीं आई जिसने कि गरीब से गरीब आदमी से लेकर के अमीर से अमीर आदमी तक के लिए हर गरीब की मदद की, और किसी अमीर के लिए कोई भी नुकसान, क्षति या दुर्भावना नहीं रखी। एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे एक गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लक्ष्य करके सारी योजनाएं बनाई गई। जिस खजाने को वो तो केंद्र सरकार भी कह रही है, चंद्रशेखर जी, वो तो केंद्र सरकार भी कह रही है, वो तो मोदी भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं
राहुल जी, ये कांग्रेस सरकार में जितने दिन में हम मेट्रो चालू कर देते हैं, कांग्रेस सरकार उतने दिन में उसका बजट नहीं बना पाती थी। जितने दिन में हम एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं, उतने दिन में कांग्रेस की सरकार और हमारी वर्तमान बीजेपी सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं कर पाती थी। एक वो हम लोगों ने एक हालात बदली, हमने एक डेट दी, सबने, हमारे माननीय नेताजी ने कहा कि 2 साल में कैसे बन सकता है ये व्हाइट हाउस से ज्यादा तकनीकी की एनेक्सी, और आप सरप्राइज रहिए, बन गया। काबिले तारीफ है, हो रहा था एक्सप्रेसवे के, तो काबिले तारीफ है, राजनीतिक विश्लेषक काबिले तारीफ है कदम, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली को आप लोग जोड़ रहे हैं, पूर्वांचल को जोड़ने की कोशिश नहीं हुई। अब ऐसे में विकास की परिभाषा हो आप लोगों के लिए, इससे हम सहमत नहीं हो सकते। विकास की बहा दिया गया। मनोज तिवारी जी, देखिए, मनोज तिवारी जी, अब क्या है आप लोगों के पास यूपी की जनता को लुभाने के लिए? 22 लाख कर्मचारियों को तो ले गए समाजवादी पार्टी की सरकार। नोटबंदी पर भारी ही अखिलेश का फैसला। जी राहुल जी, नोटबंदी पर भारी है ये अखिलेश का फैसला। अब क्या रणनीति, क्या तैयारी यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर? 22 गुणे 4 कर दीजिए, 88 लाख। अगर नोटबंदी 1 करोड़ मान लेते हैं। होती, अगर अभी चंद्रशेखर जी ने कहा ताले खोल दिए, अगर नोटबंदी की, अगर ऐसी इनके ऊपर कोई प्रेशर या दबाव होता, या ऐसा कोई इनका हाथ बंधा होता, तो ऐसा ये कहां कर पा रहे होते कि इनको ऐन मौके पे भी 7वां वेतन देना पड़ता। हम खाते नहीं भेज पा रहे, वो तो दे रहे हैं ना, वो तो दे रहे हैं। निकलेगा कैसे, आपको संभालना है। और हमारे जी ने ये भी कह दिया, वो गेट डाल दिए हैं आपके पाले में, अब आप लोग संभालिए उसे। मना कर दिया है कि किसी पब्लिक पे लाठी मत चलाना जी। अब ये संभाले, ये बांटे, हमने दे दिया पैसा, ये दिखाए उसके हाथ में। बार बार कह रहे मैंने मेट्रो चला दी, कहाँ चल रही है, कहाँ कौन जा रहा है यात्री? अभी आज सवेरे 2.5 घंटा ट्रायल चला है, जिसमें कि पब्लिक के रूप में 40 कॉमन मैन को बैठा करके ट्रायल हुआ है। प्रतिदिन हम इस वक्त हैंडओवर पोजीशन पे जा रहे हैं कि इस गवर्नमेंट। चंद्रशेखर जी सुन लीजिए, मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए। एक तो अखिलेश यादव का फैसला नहीं बोलने दे रहा है उन्हें, ऊपर से आप भी नहीं बोलने दे रहे हैं। आप मेट्रो का स्टेशन के लिए दूसरों की जमीनों को अधिग्रहण कर रहे हैं, इस पे मुकदमे भी दर्ज हुए। सरकार को जवाब देने में उसमें भारी पड़ गया। देखिए, मुकदमे तो चलते रहेंगे। चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए। मनोज तिवारी जी इधर उधर की बातें ना कीजिए, सवालों का जवाब दे दीजिए। अब क्या कुछ रणनीति? अखिलेश यादव ने मास्टर स्ट्रोक को खेल दिया है, मैदान उन्होंने मार लिया, ये तो हम खुले तौर पर कह रहे हैं जी। अब रणनीति क्या आप लोगों की? इसका है कोई काट? इसको लेकर वो जनता तो देख रही है राहुल जी, कोई काट है, कोई रणनीति है इसे लेकर? उसको रणनीति क्या, हमारे जो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा जनता से जोड़ के और उनको आश्वासन में लेके आप नोटबंदी पे बात करेंगे, तो कभी देखिए कहीं भी आपको असमंजस की, जनता पूरा सपोर्ट समर्थन साथ में। तो अखिलेश यादव के इस फैसले से बीजेपी वाले क्यों असमंजस में है? सवाल इस बात का है, खुल के नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों से, पेंशनर्स से जुड़ा ये मुद्दा है। आवाज आ रही है या सुनकर अनसुना कर रहे हैं आप? जी नहीं, सुनकर अनसुना नहीं कर रहा हूं, आवाज कट रही है आपकी। जी जी। मनोज तिवारी जी, अच्छा शब्दकोश खत्म हो चुका है। मनोज तिवारी जी, सवाल सीधा ये है कि अब चुनाव में कैसे जाएंगे? आप खुल के नहीं बोल सकते क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा ये मामला है, पेंशनर से जुड़ा ये मामला है। आप खुलकर विरोध कर नहीं सकते, मजबूरी है, आपको मानना ही पड़ेगा, या फिर उसको लेकर कोई दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों को। राज्य हम खुल के एक बात ये रखना चाहते हैं, जैसे आपने राज्य कर्मचारियों को बढ़ाया वेतन, तो उसमें कॉर्पोरेशन वाले भी तो हैं, उनके लिए क्या है? उनके लिए आपने जैसे कहा, राजशेखर जी ने जनता को, समाज को देखते हुए
आप किस तरह से छात्र में आप लैपटॉप बांट रहे हैं, आप फलानी चीज कर रहे हैं, उससे क्या मतलब है। और समाज के लोग भी हैं जो जुड़े लोग हैं। आप व्यापार को देखिए, कहीं आपको व्यापार नहीं दिख रहा है, कहीं मेट्रो आपकी जहां से भी चल रही है पूरा व्यापार ठप पड़ा हुआ है। मेट्रो पर ही चढ़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप जी अजीत कटारिया जी, वाकई फैसला तो बेहतर है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, राजकोषीय घाटा को लेकर सवाल उठ रहा है, और ऐसे में वाकई विपक्षी जो दल है उत्तर प्रदेश में उनकी बोलती बंद है। बोलना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बातें निकल नहीं पा रही है। चंद्रशेखर जी आते हैं आपके पास, समझ रहे हो उपलब्धि पर बहुत खुश है आप लोग। राहुल जी देखिए, ये विपक्ष के लिए ऐसा मुद्दा हो गया कि ना तो इसको निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ये अगर विरोध करेंगे तो कर्मचारी निश्चित तौर पर उनके विरोध में खड़े हो जाएंगे जी। और अगर पक्ष में जाएंगे तो अपना अखिलेश जी का समर्थन किया। दोनों तरफ से विपक्ष आज इस स्थिति में फंस गया कि ना तो वो विरोध कर सकता है और ना पक्ष में जा सकता है। वो आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, जैसे अभी मनोज जी कह रहे थे कि भाई मेट्रो है, अपना फलानी व्यवस्था ठीक नहीं है। ये मुद्दे को अपना वेतन आयोग से ले जाकर के किसी और मुद्दे पे जाकर बात करेंगे। वेतन आयोग पे सीधी बात कर ही नहीं सकते आज, क्योंकि अखिलेश ने ये एक मास्टर स्ट्रोक अच्छा खेला है और इसमें फायदा उनको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। जैसे माननीय मोदी जी ने 8 तारीख को किसको पता था कि एकदम खड़े होकर के भाषण देंगे और अपना नोटबंदी का फैसला कर देंगे। किसी भी, एक बात बताइए आप, नोटबंदी के फैसले पे एक भी नेता ने जी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, कोई भी हो, एक ने भी ये नहीं कहा कि ये उन्होंने गलत किया। लेकिन उसमें सवाल क्या उठाए कि ये टाइमिंग गलत है। टाइमिंग गलत का मतलब ये है कि भाई साए थे, शादियां थी, उसमें परेशानी होगी लोगों को। उसके अलावा इन्होंने व्यवस्था पहले नहीं की कि लोगों तक नोट जो है वो पहुंच जाए। नहीं, सवाल दूसरी चीजों पे उठाए, नोटबंदी पे नहीं उठाए। यही हाल आज उत्तर प्रदेश के भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या मायावती हो, इनके नेताओं का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐसा स्ट्रोक कर दिया कि इसका विरोध तो करेंगे वो, लेकिन दबी जबान में। इसका विरोध ये करेंगे कि जी इन्होंने निगम के कर्मचारी, जो कॉरपोरेशन के कर्मचारी है उनको नहीं दिया, जो और लघु उद्योग में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उनके जो कर्मचारी थे उनको इन्होंने अलग रख दिया। जिसका हक नहीं मिला उनकी बातें करेंगे, जिनको मिल गया उनका जिक्र नहीं करेंगे। क्योंकि अगर उनका ये कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप अखिलेश के समर्थन में आ गए और आप अपने चुनावी उसमें हथियार डाल गए। ये किसी भी हालत में नहीं करेंगे। और रही बात, देखो चुनाव में जाने के लिए आदमी कोई ना कोई अपना होमवर्क करता है। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये किया कि भाई मैं क्या ऐसा घोषणा करूं जिससे मुझे जनता दोबारा से मुख्यमंत्री चुने। और ये उसका उनका अपना अधिकार है, हर राजनीति पार्टी करती है। हर किसी भी प्रदेश में हो या किसी भी, कभी केंद्र सरकार की जब भी चुनाव नजदीक आए हैं तो केंद्र सरकार ने बहुत, कभी किसानों का कर्जा माफ किया है, कभी और अपने हिसाब से घोषणाएं करते हैं। धान का मूल्य बढ़ा दिया, गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया, किसानों के भूमि अधिग्रहण जैसे बिल ले आए थे 1 महीना 2 महीना पहले पिछली सरकार। तो इस तरह के चुनावी घोषणा होती है और वो इम्प्लीमेंट होती है अगली सरकार में जाकर। हालांकि जो सवाल उठ रहा है चंद्रशेखर जी से एक बार जान लेते हैं। चंद्रशेखर जी, जो सीधे तौर पर जिन्हें हम कह सकते हैं राज कर्मचारी, उन्हें तो फायदा दे रहे हैं, पेंशनर्स को फायदा दे रहे हैं, निगम के हों या कोऑपरेटिव हों, जो कर्मचारी उन्हें फायदा कैसे मिलेगा? क्या इसमें शामिल किया जाएगा या अलग है, या महज साध लिया क्या कि हमें 22 लाख जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं इन्हें साध लेते हैं, हम हमारा वोट बैंक पक्का हो जाएगा? ये वोट बैंक को लेकर राजनीति है। मैं सवाल जरा दोबारा सुनना चाहूंगा, क्लियर नहीं हो पाया। सवाल ये है कि आप सीधे तौर पर तो फायदा दे रहे हैं 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को लेकर, जो राज कर्मचारी उन्हें फायदा मिल रहा है, पेंशनर्स को फायदा मिल रहा है, जो निगम कर्मचारी हैं, जो कोऑपरेटिव कर्मचारी हैं, उन्हें कैसे फायदा, जो एडोक बेस पे हैं उन्हें कैसे फायदा आप देंगे? क्या ऐसे में कोई रणनीति है या बस आपने ये साध लिया कि हम 22 लाख जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उन्हें फायदा देंगे और ये हमारे वोट बैंक पक्के हो गए? नहीं, मैं बता दूं आपको। बेसिकली ये जो ये कल्चरल सिस्टम है कि सबसे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट, सबसे पहले ये जो वेतन आयोग होता है, ये सेंटर का ये जो
एक मतलब केंद्रीय कमेटी जो होती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया कि यूपी गवर्नमेंट के जो डायरेक्ट कर्मचारी हैं सबसे पहले वो 1 जनवरी से हो गए। अब उन निगम के हर अपने अपने निगम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और हर निगम का एमडी केवल हम उसके सरकार एक पदेन अध्यक्ष कह लीजिए या उसका मंत्री अध्यक्ष होता है, वो इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा होता है। अब ये सारे निगम कल की डेट में ये निगम अगर हमारे पास प्रस्ताव भेजते हैं तो कल की डेट में हम इन्हें अप्रूव करके इन सारे लोगों को कल की डेट में दे देंगे। ये क्लियर कट है क्योंकि निगमों का बोझ सरकार के ऊपर नहीं आता है। जितने भी निगम है वो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं और वो अपना खर्च स्वयं चलाते हैं, पैसा सरकार देती है उनको। उससे एक पैसे का सरकार के ऊपर नहीं, जैसे आप केंद्र से पैसे लाते हैं, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर, विकास कार्यों को लेकर, वैसे राज्य सरकार इन निगमों को भी पैसा देती है। बिल्कुल सरकार के अधीन है, ऐसी बात नहीं। हमने उनको हमने आज जैसे ये हमने दिया, देते ही अब सारे निगम के पास ये पत्र चला नहीं, कोई बातचीत हो रही है सरकार में, कोई फैसला लिया जाएगा या वहाँ का चेयरमैन एमडी आएगा आप लोगों से रिक्वेस्ट करने की साहब हमें पैसे दे दीजिए, हमें अपने कर्मचारियों में बांटनी है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश जा चुका है ये बात के लिए कि यहाँ भी खेल गए आप लोग, अपने स्तर पे यहाँ भी खेल गए आप लोग, वो भी निर्णय कर लें। डबल मास्टर स्ट्रोक हो गया आप लोगों का। नहीं, अनुज अत्रे जी आवाज आ रही है आपको? सिस्टम है, हम पहले अनुज अत्रे जी सुन रहे हैं आप? संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मनोज तिवारी जी, फाइनल कमेंट चाहिए आपसे। हवाइयां उड़ी हुई हैं आप लोगों की, फाइनल कमेंट चाहिए। आखिरी टिप्पणी क्या होगी? शो को खत्म करना है। अब जैसे अभी शेखर जी ने बताया जी कि वहां पर जा चुका है लेटर, उस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन ये मैं आपको संज्ञान दिला दूं शेखर जी को कि बार बार निगम के कर्मचारी ये कहते रहे कि आप मुझे भी राज्य कर्मचारी का ओहदा दीजिए, आज तक नहीं दे पाए 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उनका वेतन कहां से बढ़ाएंगे जब उनको 2-2 साल की सैलरी नहीं मिल पा रही है और ये पैसा लैपटॉप पे लुटा रहे हैं, सफाई पे लुटा रहे हैं। मैं शेखर जी से पूछना चाह रहा हूं कि आखिर उनका 2 साल से वेतन 1 साल से क्यों रुका हुआ वेतन? क्या उनसे काम नहीं लिया जा रहा है? चलिए इस सवाल पर कभी और बैठ लेंगे, इस सवाल पर कभी और बैठ लेंगे चर्चा करने के लिए। किया जा रहा है चंद्रशेखर जी, पहले चंद्रशेखर जी रहने दीजिए। फाइनल कमेंट चाहिए आपसे, फाइनल कमेंट आपसे चाहिए, फाइनल कमेंट आपसे चाहिए। मास्टर स्ट्रोक तो खेल दिया, डबल मास्टर स्ट्रोक की आप बात भी कर रहे हैं। सरकार की आदत है, हमारे मुख्यमंत्री जी का यही प्रणाली है, हमारे यहाँ शुरू से है, यह लेके चलते हैं कि दवा पढ़ाई सस्ती हो, शिक्षा मुफ्ती हो। ठीक है, तो एक हमारे यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जो आम जनमानस की जो जरूरतें हैं, जो उनकी मजबूरियां हैं, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई जनमानस मजबूर। कोई भी सरकार नहीं चाहती, वो आप लोगों की सरकार क्या कोई सरकार नहीं चाहती, उसको पहले ही उसको कोई सरकार नहीं चाहती। फाइनल कमेंट दे दीजिए चंद्रशेखर पांडे जी, फाइनल कमेंट हो जाना चाहिए क्योंकि शो को वाइंड अप करने का टाइम हो गया है। जी, मैं अंतिम अपना फाइनल कमेंट इस पे दे दूं कि मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिना बवाल किए, बिना आंदोलन किए, इतिहास रचते हुए अपना ये कदम उठा लिया और दे दिया है। यहाँ से सिर्फ सरकारी कर्मचारी के साथ साथ निगमों तक को इंस्ट्रक्शन चला गया कि जल्द से जल्द आप भी पूरा कराएं, प्रस्ताव आप भेजिए। तो मैं उनका धन्यवाद राजकोषी और ये राजकोषी घाटा बढ़ता रहे लेकिन फैसले लेते रहेंगे वोट को लेकर। अजीत कटारिया जी, क्या लब्बो लुआब निकलता है? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने एक इंग्लिश में कहावत है कि बॉल इज इन योर कोर्ट जी। उन्होंने ये बॉल जो है भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या केंद्र की सरकार कह लीजिए, उनके उसमें डाल दी और अब उनको इसका स्ट्रोक खेलना है। इन्होंने अपना स्ट्रोक खेल के बॉल उस तरफ कर दी जी। और अब ये मैंने आपको फिर पहले भी यही बात कही थी कि हर चुनावी भाषण में, हर चुनावी सभा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यही भाषण होगा कि हमने 7वां वेतन आयोग जो है वो सिफारिशें हमने लागू कर दी।
और देखना वो लेकिन लगाएंगे कि लेकिन केंद्र सरकार हमारे को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे को इसमें मदद नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसको कहने के लिए इनके पास मेरे हिसाब से जो है वो ना तो इसको नकार पाएंगे ना इसको स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि ये बात ऐसी हो गई कि अगर नकारेंगे तो उनके पास ये प्रूफ है कि भाई हमने तो 7वां वेतन आयोग लागू किया था, केंद्र सरकार हमारे को इसमें मदद करे। सुंदर वाली कहानी साफ और सुंदर वाली है, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री ने स्ट्रोक जो है अच्छा खेला। चुनाव में इसको निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को इसमें फायदा मिलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कर्मचारियों का जो योगदान है या भूमिका है वो हर तरह चुनाव में पूरी तरह से उनकी पकड़ होती है, और कर्मचारियों का जो समर्थन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर 22 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को ये सीधा फायदा पहुंचाने की कोशिश है अखिलेश यादव की तरफ से, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी गई। सवाल वक्त को लेकर है, टाइमिंग को लेकर है। चुनाव से एन पहले 6 महीने के भीतर ही इसे लागू किया जाता है, जबकि 6ठे वेतन आयोग की सिफारिशें 3 साल में लागू की जाती है। सवाल वहीं इसे लेकर भी उठ रहा है कि राजकोषीय घाटा को कैसे पूरा किया जाएगा, क्योंकि वित्त वर्ष 15-16 की बात करें तो तकरीबन ये 31,000 करोड़ घाटा था, जो कि अब बढ़कर 50,000 करोड़ के ऊपर तक पहुंचेगा। हर साल 30,000 करोड़ का ये घाटा कैसे राज्य सरकार पूरा कर पाएगी? ये हम मान लें कि राज्य सरकार जाते जाते जिस तरीके से ये फैसला ली है, उसे ये बखूबी मालूम है कि ये 22 लाख जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, इन पर अगर हम 7वां वेतन आयोग लागू कर देते हैं तो ये वोट बैंक हमारे खाते में आ जाएगा। वहीं विपक्ष का रवैया अब इसको लेकर शांत ही रहेगा, क्योंकि कहानी साफ छछूंदर वाली है, न उगल पाएंगे न निगल पाएंगे। सवाल राजकोषीय घाटा का भी है, जो कैसे, कब और किसके जरिए इसे पूरा किया जाएगा। क्या आम जनता के ऊपर बोझ डाला जाएगा, ये खुद आम जनता भी समझे। इसी के साथ दीजिए इजाजत।